हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एसक्यूएल लेक्चर सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक डेटाबेस क्या होता है, टीबीएमएस क्या होता है और एसक्यूएल लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि माई एसक्यूएल वर्कबेंच क्या होता है। हम खुद का डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, हम ये सब एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जानने से कि एसक्यूएल क्या होता है। ठीक है, तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये कहाँ यूज आता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक यूजर है, ठीक है। मैं इस यूजर को यहाँ रख देता हूँ, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसका एक नाम दे देते हैं। इसका नाम हम जॉन दे देते हैं, ठीक है। और जॉन के पास है एक डेटाबेस जिसको हम यहाँ रख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको इसका थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जॉन की अब हम एक और चीज भी अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डेटाबेस है वो हमारा RDBMS है, ठीक है। तो जो जॉन है उसका डेटाबेस से सिर्फ एक ही काम है, क्या, डेटा मांगना। तो ये क्या करेगा, ये इससे एक क्वेश्चन पूछेगा, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ डेटा। तो ये जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम कहते हैं क्वेरी। ये इसको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे लेट्स सपोज जॉन वांट्स टू नो कि लास्ट एक महीने में कितने कस्टमर्स ने ट्रांजैक्ट किया हो, ठीक है। सो दैट वो उनपे मार्केटिंग ट्रिक्स लगाए और उनको और लूट ले थोड़ा सा, राइट। जो कि अनफेयर इनफ है, राइट, बट ऐसा ही होता है। सो जॉन ने डेटाबेस को एक क्वेरी पूछी। डेटाबेस क्या करेगा, डेटाबेस ये क्वेरी को समझेगा, प्रोसेस करेगा और डिसाइड करेगा कि किस तरह की इंफॉर्मेशन इसको वापस जॉन को पास ऑन करनी है। तो ये आफ्टर एनालाइजिंग द क्वेरी इट passes some information to John। बट ये इन्फॉर्मेशन क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन होगा डेटा, और ये किस फॉर्म में पास करेगा, टेबल के फॉर्म में पास करेगा। टेबल के फॉर्म में क्यों पास करेगा, क्योंकि एक RDBMS है। RDBMS इज नोन फॉर स्टोरिंग डेटा इन अ ट्यूबुलर फॉर्मेट, तो वो डेटा भी ट्यूबुलर फॉर्मेट में ही है। कूल, तो इसको जॉन को डेटा मिल जाता है। बट द प्रॉब्लम इज कि RDBMS को हिंदी नहीं आती, RDBMS को इंग्लिश भी नहीं आती है। RDBMS को सिर्फ एक लैंग्वेज आती है और वो है SQL। तो इसके लिए जॉन को भी SQL सीखनी पड़ेगी। तो व्हाट इज SQL? बेसिकली SQL is a medium of communication between the user and the database, ठीक है। तो हम समझ गए कि SQL क्या होता है। SQL एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो हर एक लैंग्वेज में कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट। जैसे मैं अगर हिंदी की बात करूं तो देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डिफाइन करते हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसका कुछ सेंस बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, राइट। जैसे अगर मैं कहूँ कि आसमान नीला होता है तो ये तो मेक सेंस, राइट। बट अगर मैं बोल दूं कि आसमान नीला है होता, तो ये उतना सेंस नहीं बना रहा, राइट। तो यार दुनिया में ऐसी काफी चीजें जो सेंस नहीं बनाती है, जैसे उर्फी जावेद के कपड़े या फिर रणवीर अलाहाबादिया की बातें। वैसे ही डेटाबेस के लिए चीजें तब सेंस नहीं बनाती है जब आप जो क्वेरी लिखते हो उसका कुछ मीनिंग बाहर ना आए, ठीक है। तो ये जो मीनिंग है ये कैसे डिफाइन होता है, ये बेसिकली कुछ रूल से डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स, ठीक है। तो सिंटैक्स क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस which make sure that whatever you are writing or saying is correct, right। तो हमने सिंटैक्स देख लिया। सिंटैक्स कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, सिंटैक्स आपको विद टाइम अपने आप ही प्रैक्टिस में आ जाता है, क्योंकि आप कुछ वर्ड्स हैं जो आप कुछ वर्ड्स के बाद ही लिख सकते हैं, कुछ वर्ड्स है कुछ वर्ड्स के पहले ही लिख सकते हैं, बस आपको यही चीजें याद रखनी होती है एंड दैट्स सिंटैक्स, ठीक है। तो हमने सीख लिया कि एसक्यूएल क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, करेक्ट। सो नेक्स्ट थिंग विच वी वांट टू नो इज अबाउट माई एसक्यूएल वर्कबेंच। आप लोगों ने माई एसक्यूएल वर्कबेंच अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया होगा, क्योंकि वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के गाइडलाइंस में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था। तो जब आप लोगों ने इंस्टॉल किया था तो आपको याद होगा आपको दो चीजें इंस्टॉल करनी पड़ी होगी, एक तो MySQL सर्वर और एक MySQL वर्कबेंच, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली MySQL सर्वर और MySQL वर्कबेंच? तो अगर देखा जाए तो जो MySQL सर्वर था जो आप लोगों ने इंस्टॉल किया था, राइट, दैट इज एक्चुअली RDBMS। एंड जो MySQL वर्कबेंच है वो क्या है, वो एक टूल है जिसको हम GUI भी बोलते हैं।
तो जब आपने MySQL सर्वर इंस्टॉल किया था तो एक्चुअली आपके कंप्यूटर में RDBMS इंस्टॉल हो गया था, जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर में डेटाबेस क्रिएट कर सकते थे। एक सर्वर था जो कि ये सब मैनेज कर पा रहा था, डेटाबेस क्रिएट करना, उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करना एंड व्हाट नॉट, राइट। बट ये सब चीजें आप सिर्फ कहाँ कर सकते थे? कमांड लाइन इंटरफेस में कर सकते थे। मतलब या तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ कमांड्स वामांड्स लिखने पड़ते हैं, या फिर आप अगर मैक ओएस यूज कर रहे हो तो टर्मिनल में लिखने पड़ते हैं। तो वो उतना विजुअली अपीलिंग नहीं है, राइट। आप टेबल्स को सामने विजुअलाइज नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते कि चीजें कैसे फॉर्म हो रही है, क्या हो रहा है, क्या क्या आपके इसमें एक्सेसिबल है, क्या नहीं है, सब कुछ। तो वो चीज विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए देयर इज अ टूल विच इज SQL MySQL वर्कबेंच, एंड दैट इज ऑल्सो नॉन एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसके लिए हम MySQL वर्कबेंच पे अपना सब कुछ करेंगे, क्योंकि वहां पे चीजें समझनी ईजी है, ठीक है। सो लेट्स एक्सप्लोर MySQL वर्कबेंच नाउ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने MySQL वर्कबेंच खोल लिया है। आपको भी ये सिस्टम कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा, आप लोगों ने पासवर्ड वासवर्ड डाल दिया होगा। तो सबसे पहले मैं इस कनेक्शन को एक्टिवेट करता हूँ। तो ये मुझे पूछ रहा है पासवर्ड, मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ और ये मैं खोल देता हूँ। कूल। सो आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन विच यू विल लुक एट व्हेन यू विल ओपन योर MySQL वर्कबेंच। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? 4 पेन्स इंपॉर्टेंट है। पेन्स एज इन एरियाज। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन खुला हुआ है, यहाँ पे एक स्कीमास खुले हुए हैं। तो ये जो स्कीमास पे अगर मैं क्लिक करूँ तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ब्राउजर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ब्राउजर क्या होता है? जहाँ पे आप जो भी डेटाबेस या जो भी टेबल्स क्रिएट करते हो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाती है। इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है जो कि सिस्टम ड्रिवन डेटाबेस है, विच इज नॉन एज सिस, राइट। यूजर ड्रिवन डेटाबेसेस वो होंगे जो आप क्रिएट करेंगे। अभी तक यहाँ पे कुछ क्रिएटेड नहीं है, इसके लिए सिर्फ सिस आ रहा है, ठीक है। फिर ये आपका जो यहाँ पे है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली क्वेरी एडिटर पेन। यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज लिखेंगे, उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे। आप उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट आता है एक दूसरे पेन में जो कि रिजल्ट पेन होता है। वो यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास रिजल्ट नहीं है, ठीक है। कुछ रिजल्ट ही नहीं तो कहाँ से दिखेगा। एक्शन आउटपुट इज अनदर पेन। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर आपने जो क्वेरी लिखी है, अगर उसमें कोई एरर है तो वो इस पेन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी क्वेरी गलत है तो आप वो एरर पढ़ सकते हैं और अपनी क्वेरी को ठीक कर सकते हैं, फिर वापस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी क्वेरी ऑलरेडी ठीक है तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का टिक सिंबल आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर अबाउट द पेन्स राइट नाउ। सो अभी एक बार आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपका इंटरफेस कुछ ऐसा दिख रहा होगा। मेरा थोड़ा डार्क मोड में है इसके लिए वैसा दिख रहा है, बट आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट पेन है, तो आप जब यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट दिख जाता है, ठीक है। चलो फिर हमने MySQL वर्कबेंच को देख लिया है, उसका स्टार्टिंग कैसा दिखता है, उसका इंटरफेस कैसा दिखता है, हमें पता चल गया है। तो हम चलते हैं जॉन के पास कि जॉन क्या कह रहा है, ठीक है। तो suppose you joined John's e-commerce company as a data analyst. Okay, he, as you know, has a lot of questions. Now it's your job to help him analyzing the data. Cool. So let's see कि उसकी पहली requirement क्या है. So John wants to experiment with a new database, and hence he asks you to create a new e-commerce database called My E-commerce DB. तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है हमारे RDBMS में, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने MySQL की तरफ, या फिर हम देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस इज नथिंग बट क्रिएट डेटाबेस एंड आपके डेटाबेस का नाम फॉलोड बाय द सेमीकोलन, सॉरी। तो चलिए पहले सिंटैक्स देख लेते हैं कि कैसे एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो इट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग दिस कमांड विच इज क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम फॉलोड बाय अ सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या है? सेमीकोलन एक्चुअली एक फुल स्टॉप की तरह बिहेव करता है फॉर एनी कमांड विच यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस इज द सिंटैक्स। तो मतलब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस नेम। आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते डेटाबेस नेम डेटाबेस क्रिएट, राइट। इसका ये सेट फॉर्मेट है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम, ठीक है। तो चलिए क्रिएट करके देखते हैं। तो ये मैं आ गया अपने MySQL सर्वर में और यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट डेटाबेस माई ई-कॉमर्स DB और मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मुझे इसे एग्जीक्यूट करना है, तो मैं इसे एग्जीक्यूट कैसे करूंगा? यहाँ पे ये जो बिजली जैसा बटन दिख रहा है ना, हम इसको दबाएंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। देयर आर टू वेज ऑफ एग्जीक्यूटिंग इट। अगर मैं ये दबा दूं तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैं कंट्रोल प्लस एंटर दबा दूं तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो पहले हम इसको दबा के एग्जीक्यूट करते हैं। ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। आप देख सकते हैं कि एक्शन आउटपुट पेन में हमारे पास एक रो आ गई है जो कि टिक है ग्रीन से, ठीक है।
कि हमारा एक रो अफेक्ट हुआ है, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। यस, हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, बट दिख तो कहीं नहीं रहा है, राइट? दिखना चाहिए था हमें स्कीमाज में, पर दिख नहीं रहा है क्योंकि ये रिफ्रेश्ड नहीं है। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ एक डेटाबेस दिख रहा है, सिस। अगर हमें देखना है कि हमारा डेटाबेस कहाँ है, कैसे आया, देयर आर टू वेज टू लुक एट इट। वन इज बेसिकली ईदर यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस रिफ्रेश बटन जो यहाँ पे दिख रहा है एक छोटू सा, मैं इसको दबा देता हूँ। तो नाउ यू कैन सी डेटाबेस में सिस भी आ गया और माई कॉमर्स डीबी भी आ गया है, करेक्ट? अदरवाइज देयर इज अनदर वे ऑफ एज वेल। अगर मैं शो डेटाबेसेस लिख दूं और मैं इसको एग्जीक्यूट करूं सिलेक्ट करके, तो आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट पेन भी खुल गया और एक्शन आउटपुट पेन भी खुल गया। ये हमारा सेकंड कमांड है, इसलिए यहाँ दिख रहा है। और ये रिजल्ट आउटपुट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट 5 डेटाबेसेस है, राइट? एक तो माई ई कॉमर्स डीबी जो हमने क्रिएट किया, फिर एक इंफॉर्मेशन स्कीमा है, माई एसक्यूएल है, परफॉर्मेंस स्कीमा है, सिस है। तो ये सब क्या है और ये यहाँ क्यों नहीं दिख रहे हैं, राइट? तो सिस जो डीबी है वो माई एसक्यूएल सर्वर का रीड ओनली डीबी है। ये यूजर को प्रोवाइड कर दिया जाता है, बट यूजर इसमें चेंजेस नहीं कर सकता। बाकी सारे कोर सिस्टम ड्रिवन डेटाबेसेस हैं, जिसमें कोर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस एंड द टेबल्स एंड एवरी इन्फॉर्मेशन विच इज रिगार्डिंग द यूजर इज स्टोर्ड, ठीक है? तो जैसे अभी मैं इन्फॉर्मेशन स्कीमा की बात करूं तो वहां पे आपके आरडीबीएमएस के जितने भी डेटाबेसेस है, जितने भी टेबल्स है, उनकी जो कॉलम्स है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उन सब का डेटा वहां पे स्टोर्ड रहता है। तो ऑब्वियसली एसक्यूएल वाले नहीं, ये माई एसक्यूएल वर्कबेंच वाले नहीं चाहेंगे कि आप उनके साथ कुछ छेड़खानी करें, इसलिए वो आपको दिखा भी नहीं रहे हैं, ठीक है? सिमिलरली माई एसक्यूएल जो डेटाबेस है उसके अंदर यूजर लेवल पे इंफॉर्मेशन रहती है, क्योंकि एक डेटाबेस एक यूजर तो एक्सेस नहीं कर रहा है, उसको एक्सेस तो काफी लोग कर रहे होंगे, राइट? तो किस यूजर को कौन से डेटाबेस के कौन से टेबल्स का कितना एक्सेस देना है, वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है माई सिक्वल में। और ये सारी इंफॉर्मेशन को ट्विक कर सकते हैं डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिनको ये परमिशंस रहती हैं कि वो देखिए किसको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। सिमिलरली देयर इज दिस परफॉर्मेंस स्कीमा। परफॉर्मेंस स्कीमा एक्चुअली क्वेरी लेवल के जो लो लेवल मेट्रिक्स होते हैं, जैसे कि क्वेरी परफॉर्मेंस, सीपीयू यूजेज कितना हो रहा है, फिर क्वेरी कितनी क्यू में है, कितनी क्वेरीज एग्जीक्यूट हो चुकी है, कितनी क्वेरीज फेल हो चुकी हैं, वो सारा जो डेटा आता है वो सारा डेटा परफॉर्मेंस स्कीमा में जाता है। सो अगेन सिसडीबी जो है वो परफॉर्मेंस स्कीमा का एक यूजर फ्रेंडली वर्जन ही समझ लो उसको। वहां पे भी ये सारी चीजें आती है समराइज फॉर्मेट में, बट वो हम यूजर को एक्सेसिबल कर देते हैं ताकि बेसिकली यूजर समझ पाए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट हम जैसे लोगों को इसका कोई काम नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने डेटाबेस बनाने हैं, अपना डेटा को एनालाइज करना है और आउटपुट निकालना है, ठीक है? सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्यों दिख रहा है, वहां पे क्यों नहीं दिख रहा है, ओके? और हमने सीख लिया कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, जॉन क्या कह रहा है देखते हैं। So now we have created a database. Can you tell me what we need to create next in the database? Obviously tables, right? तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उसका सिंटैक्स आपके सामने है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर एक सर्कुलर पैरेंथेसिस खोलना है और उसमें कॉलम्स डिफाइन करने हैं, फिर सर्कुलर पैरेंथेसिस को बंद करना है और फिर सेमीकोलन, ठीक है? बट इसमें दो तीन चीजें दिख रही है। डेटा टाइप क्या होता है आपको पता नहीं है अभी इस पॉइंट पे, तो चलो डिस्कस करते हैं कि क्रिएट टेबल का जो फॉर्मेट है उसमें क्या क्या होता है, ठीक है? तो अगर मैं एक टेबल की बात करूं, राइट, एक टेबल क्या होता है? टेबल के अंदर होते हैं रोज और उसमें होते हैं कॉलम्स। तो जो कॉलम्स होते हैं वो एक्चुअली आपके रोज की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट होते हैं। अगर मेरे को एक शर्ट की बनानी हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जिसमें मेरे को शर्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा क्रिएट टेबल, उसका नाम दे देते हैं शर्ट, ठीक है? फिर मैं एक सर्कुलर पैरेंथेसिस खोलूंगा यहाँ पे ऐसा, राइट? अब शर्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? एक हो सकता है कलर, एक हो सकता है साइज, ठीक है? एक हो सकता है टाइप कि वो फॉर्मल है, कैजुअल है, जिमवेयर है। एक हो सकती है कैटेगरी भी, राइट, कि जैसे राउंड नेक है, वी नेक है, फुल स्लीव है, हाफ स्लीव है, स्लीवलेस है, कुछ भी, राइट? तो ये सारी हो गई प्रॉपर्टीज। तो ये क्या है? ये कॉलम्स है, एट्रीब्यूट्स ऑफ द शर्ट, आपके पास जितने भी शर्ट्स हैं उसके हिसाब से। तो नाउ हर एक चीज जो यहाँ पे मैंने लिखी है वो एक सर्टेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ही स्टोर कर सकती है। जैसे कलर है, तो कलर क्या हो सकता है? रेड हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, लाइक दैट। साइज क्या हो सकता है? साइज दो तरह की चीजों से डिफाइन हो सकती है, या तो हम उसको एस लिख देंगे, एम लिख देंगे, एल लिख देंगे, एक्सएल लिख देंगे,
या तो हम उसको नंबर फॉर्मेट में लिख देंगे जैसे कि 36, 37, 38 लाइक दैट, राइट। टाइप भी एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा कि मैं इसमें लिख दूंगा फॉर्मल, कैजुअल, राइट। और कैटेगरी भी एक स्ट्रिंग फॉर्मेट होगी, लेट्स से राउंड नेक, वी नेक, राइट। चलिए मैं इसमें एक और चीज डाल देता हूं, बाय डेट, कि ये हमने कब खरीदी थी, ठीक है। ये क्या होगा, ये तो एक डेट फॉर्मेट में होगा, राइट। जैसे मैंने ये खरीदी थी 1 जनवरी को, क्योंकि उस दिन नया साल था, हैप्पी न्यू ईयर, राइट। तो आप देख सकते हैं हर एक चीज का एक टाइप होता है, ठीक है। अब अगर बाय डेट में जहां पे सारी डेट फॉर्मेट में चीजें आ रही है, अगर वहां पे रेड नंबर, रेड आ गया तो, रेड ऐसे लिखा हुआ आ गया तो, या फिर वी नेक आ गया तो वो तो नहीं चलेगा ना अपने को। डेटा के अंदर अगर डेट कॉलम में कोई स्ट्रिंग आ रही हो, कोई ऐसे मतलब अल्फा न्यूमेरिक या अल्फाबेटिकल चीजें आ रही हो, तो वो तो नहीं चलेगी, राइट। तो ये नहीं चलने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम्स के डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट सिर्फ 4 डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। वो हम यहाँ पे अभी लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला कलर, कलर के लिए क्या डेटा टाइप होना चाहिए, जो स्ट्रिंग या फिर अल्फाबेटिक वैल्यूज, अल्फाबेटिकल चीजों को सेव कर सके अपने कॉलम में। तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, एसक्यूएल में उसके लिए हम यूज करते हैं वेर कैर, वेर कैर, ठीक है। साथ में हम ये भी मेंशन करते हैं कि हमें कितने कैरेक्टर्स उस कॉलम में स्टोर करने हैं। सो लेट्स सपोज आई वांट टू स्टोर 50 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये ऐसे डिफाइन हो गया, ये है कॉलम नेम और ये है कॉलम का डेटा टाइप, ठीक है। फिर हम एक कॉलम कॉमा लगाएंगे। साइज, लेट सपोज कि मेरे को एस एम एल ऐसे स्टोर नहीं करना, मुझे इसको स्टोर करना है 36, 37, 38। तो ये क्या है, ये तो इंटीजर्स है, तो मैं इसको स्टोर कैसे करूंगा, इंटीजर के फॉर्मेट में। तो उसको यहाँ पे लिखते हैं INT, कॉमा। टाइप अगेन वेयर केयर, क्योंकि ये तो फॉर्मल कैजुअल लिखना है हमें, राइट। इसको भी हम दे देते हैं कुछ 50, ये हम कितना दे सकते हैं डिपेंड करता है कितना बड़ा कॉलम जाएगा वो। कैटेगरी अगेन मैं वेयर केयर बोल देता हूँ इसको, ये भी 50, मैं मतलब मैं सिर्फ 50 ही अलाउ कर रहा हूँ ऐसा। डेट, ये क्या होगा, ये डेट फॉर्मेट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट, ठीक है। एंड अगर मेरे सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा टेबल क्लोज हो गया और यहाँ पे मैं डाल दूंगा सेमी कॉलन। तो ये जब मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा एक शर्ट का ब्लैंक टेबल क्रिएट हो जाएगी जिसमें ये सारे कॉलम्स रहेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कस्टमर टेबल कैसे दिखानी है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि अगर हमें कस्टमर टेबल क्रिएट करनी है तो क्या होगा, क्रिएट टेबल कस्टमर। कस्टमर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, उसकी एक खुद की आईडी हो सकती है, उसका एक फर्स्ट नेम हो सकता है, उसका एक लास्ट नेम हो सकता है, एक ईमेल हो सकता है, फोन हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कस्टमर में इंट यूज किया गया क्योंकि कस्टमर आईडी इंटीजर होगी, फर्स्ट नेम इज वेयर केयर, एवरीथिंग रेस्ट इज वेयर केयर। पर ये जो फोन है, फोन वेयर केयर क्यों है, फोन इसलिए वेयर केयर है क्योंकि मैं मानता हूं कि फोन तो इंटीजर्स होते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि जो फोन नंबर डेटा में फेच होता है उसमें कोड्स भी होते हैं फोन के, राइट। जैसे +91 +63, राइट। तो वो जो प्लस सिंबल है, फिर कभी कभी क्या होता है सर्कुलर पैरेंथेसिस भी रहते हैं किस किसी नंबर में, राइट। तो ऐसी चीजों को स्टोर करने के लिए बेसिकली आपका जो फोन का जो डेटा टाइप है वो अगर इंटीजर हुआ तो वो सर्कुलर पैरेंथेसिस और प्लस जैसी चीजों को स्टोर नहीं कर पाएगा, तो उस केस में आपकी वो एंट्री अंदर नहीं आ पाएगी। इसके लिए हमें फोन को भी वेयर केयर रखना पड़ा, ठीक है। तो चलिए हम एक ट्राई करते हैं एक टेबल क्रिएट करने का। सो राइट नाउ अगर हम देखें, अगर हम टेबल क्रिएट करने गए तो पता है क्या होगा, वो टेबल हो जाएगा सिस के अंदर क्रिएट, जो कि हो ही नहीं पाएगा, राइट। क्योंकि हमारा सिस डीबी एक्टिवेटेड है, ये बोल्ड में दिख रहा है मेरे को। तो सबसे पहले हमें अपना माई ई कॉमर्स डीबी सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम उस डीबी को एक्टिवेट कर दें। डीबी इज बेसिकली डेटाबेस, ठीक है। तो इस डेटाबेस को एक्टिव करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इस पर डबल क्लिक कर दें सीधा, या फिर आप कर दीजिए यूज माई ई कॉमर्स डीबी। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो बोल्ड है वो ये वाला बोल्ड हो जाएगा और ये वाला बोल्ड नहीं रहेगा। लेट्स डू दैट, नाउ यू कैन सी इट, राइट। दिस
turned bold and this has not bold anymore, this is not bold anymore, right? So this is how you actually select your database. अब हम अपने database के अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक टेबल। तो चलो हम टेबल क्रिएट करते हैं कस्टमर नाम से, क्रिएट टेबल कस्टमर्स, ठीक है। इसके अंदर हमें देनी है कस्टमर आईडी जो कि होगी इंट डेटा टाइप की, फिर होगा हमारा क्या बोलते हैं फर्स्ट नेम, इसको हम दे देंगे varchar, फिर होगा लास्ट नेम, ये भी varchar, फिर होगा हमारा फोन, ये हो जाएगा लेट्स सपोज varchar, क्योंकि हमने डिस्कस किया था अभी अभी, राइट। फिर हम रख देते हैं एड्रेस, इसमें थोड़े ज़्यादा कैरेक्टर्स दे देते हैं, 100 दे देते हैं क्योंकि एड्रेस बड़ा हो सकता है, राइट। और फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं और सर्कुलर पैरेंथेसिस बंद कर देते हैं। तो ये जो हमारी टेबल बन गई है, इसमें हमारे पास एक कस्टमर के 5 एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, एड्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो अभी मैं अगर इसको एग्जीक्यूट कर दूं तो आप देख सकते हैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है और हमारी एक टेबल बन चुकी है। ये टेबल हमें कहाँ दिखेगी, जब हम माई ई कॉमर्स डीबी के अंदर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि टेबल के यहाँ पे भी एक एरो आ गया है, टेबल के अंदर एक टेबल बन चुकी है एक कस्टमर नाम की, और कस्टमर्स में आप देख सकते हैं कॉलम्स कौन से हैं, कस्टमर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, एड्रेस। ये एक तरीका हो गया अपने टेबल को देखने का। दूसरा तरीका है कि आप सीधा डिस्क्राइब कस्टमर लिख के देख लीजिए। ये अगर मैं करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक पेन मिल रहा है, राइट, फील्ड, टाइप, नल, की, डिफॉल्ट, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो यहाँ पे भी आपको पता चल गया कि आपकी जो टेबल है वो बन चुकी है, उसके अंदर कुछ 5 फील्ड्स हैं, पांचों फील्ड्स के आपको टाइप मिल चुके हैं, जो हमने डिक्लेयर किए थे वही आए हैं। ये नल क्या होता है, की क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है, वो हम अभी समझेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो हमने टेबल तो बना ली, बट इस टेबल का एक प्रॉब्लम है। टेबल का प्रॉब्लम ये है कि जब इसमें डेटा इंसर्ट हो जाएंगे, सारी चीजें आएंगी, तो यहाँ पे अगर डुप्लीकेट डेटा आया, समझो एक ही एंट्री दूसरी बार आ गई, तो होगा क्या। प्रॉब्लम ये है कि हमने इसमें कोई कंस्ट्रेंट सेट नहीं किया है अब तक, मतलब जो भी आया सब वेलकम है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट डेटा टाइप्स। जैसे कि लेट्स से कि एक कस्टमर आईडी है जो 1 है, उसका नाम जॉन है, उसका सरनेम डो है, फोन कुछ होगा, एड्रेस कुछ होगा। तो ये जो जॉन डो की जो आईडी है, जो पूरी रो है, वो अगर मैं वापस इंसर्ट करूंगा तो वो ऐसी की ऐसी इंसर्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, टेबल्स में डुप्लीकेट क्रिएट होंगे। और टेबल्स में अगर हमें डुप्लीकेट क्रिएट नहीं होने देना है तो हमें कुछ कंस्ट्रेंट सेट करने पड़ेंगे, और वो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, चलो वो देखते हैं। सो कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, आप देख सकते हैं कि क्रिएट टेबल कस्टमर में कस्टमर आईडी इंट, देन ही हैज रिटन प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की एक्चुअली वो कॉलम है जो हर रो को यूनिकली डिफाइन करता है एक टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइमरी की हमने कस्टमर आईडी को बना दी है। प्राइमरी की के 2 प्रॉपर्टीज होते हैं कि अगर कोई कॉलम प्राइमरी की है तो उस कॉलम में ब्लैंक्स आर नॉट अलाउड, और हर वैल्यू इन दैट कॉलम नीड्स टू बी यूनिक, ठीक है। तो जैसे ही मैं कस्टमर आईडी इंट प्राइमरी की लिखता हूं, तो अब अगर मैं कोई डुप्लीकेट एंट्री ट्राई करूंगा अंदर डालने की, तो वो नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी कस्टमर आईडी सेम होगी, और कस्टमर आईडी सेम होगी तो वो एंट्री लेगा नहीं, वो उस पर एरर देगा, ठीक है। हम इंसर्ट करते वक्त ये चीज देखेंगे, ठीक है, या फिर हम अभी देख लेते हैं यार इंसर्ट करते हुए, ठीक है। सिंटेक्स में वापस रिवाइज करा दूंगा, पर हम देखते हैं। देखो, इंसर्ट इनटू कस्टमर, एक बार सिंटेक्स पे ऊपर उतना मत सोचो, वैल्यूज, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1, यहाँ पे लिख देते हैं आमिर खान, ठीक है। फोन में कुछ डाल देते हैं और एड्रेस में लिख देते हैं ABC कॉलोनी, और इसको बंद करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंसर्ट करेगा इसमें एक रो, तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारी एक रो इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कि डेटाबेस में वो कैसे दिखता है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, आप टेंशन मत लो, ये सब आपको बाद में सिखाया जाएगा। मैं बस ये टेबल देख रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन और एड्रेस में एक आमिर खान और उसका फोन नंबर और ये आ चुका है। अगर मैं इस क्वेरी को वापस एग्जीक्यूट कर दूं तो मुझे कोई एरर भी नहीं आया, ये क्वेरी वापस एग्जीक्यूट हो चुकी है। और अगर अब मैं ये टेबल वापस देखूं
तो आप देख सकते हैं एक ही एंट्री दोबारा वापस आ चुकी है, विच इज रॉन्ग, राइट। तो इसको सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें इसमें प्राइमरी की डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इस कॉलम को अगर हम प्राइमरी की बोल देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ये कॉलम रिपीट हो रहा है, तो वो इस एंट्री पे हमें एरर देगा। कैसे, लेट्स सी। अगर मैं अभी इस चीज को एग्जीक्यूट कर दूं तो मुझे मिलेगा एक और एरर। क्यों मिल रहा है ये एरर, क्योंकि कस्टमर टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ऐसा इसने लिख दिया है यहाँ पे, टेबल कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस टेबल को ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप टेबल कस्टमर। इससे मेरी टेबल जो है वो निकल जाएगी मेरे डेटाबेस से, मैंने इसको निकाल दिया। अब मैंने वापस ये टेबल क्रिएट की विद अ कंस्ट्रेंट ऑन कस्टमर आईडी विद प्राइमरी की, राइट। तो ये मैंने क्रिएट कर दी। अब मैं इस एंट्री को मारता हूँ यहाँ पे वापस इस टेबल के अंदर और चेक करता हूँ कि ये जो एंट्री हुई है ये हमारी टेबल में आ गई है कि नहीं आई है। तो ये हमारी टेबल में आ चुकी है, यहाँ पे हमें दिख रहा है, राइट। अब मैं ये एंट्री वापस अगर ट्राई करूँ डालने की, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक एरर मिल चुका है। लेट्स सी कि एरर क्या है। इंसर्ट इनटू कस्टमर में एरर आ चुका है और ये एरर बोल रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री फॉर की कस्टमर आईडी, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइमरी की में डुप्लीकेट एंट्री आ गई है, तो ये एंट्री वापस अंदर नहीं आ पा रही है, विच इज गुड। तो हमारे अब कस्टमर टेबल में डुप्लीकेट्स नहीं आएंगे। सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ डिक्लेयरिंग अ पर्टिकुलर कॉलम एज अ प्राइमरी की, ठीक है। डेटा टाइप्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, न्यूमेरिक होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, डेट एंड टाइम होते हैं, एक होता है बुलियन एज वेल। तो अगर शर्ट डेटा टाइप में मुझे ये भी देखना था कि वो शर्ट लग्जरी शर्ट है या नहीं है, तो मैं एक और डिफाइन कर सकता था, इज लग्जरी, और उसको मैं दे देता बुलियन एज अ डेटा टाइप। तो बुलियन क्या होता है, इट विल बेसिकली टेक ओनली टू वैल्यूज, इधर ट्रू और फॉल्स, जिसको वो सिस्टम में 0 और 1 की तरह स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स, न्यूमेरिक में इंट, और अगर आपको लेट सपोज इंटीजर में कोई डेसिमल वैल्यूज स्टोर करनी है, जैसे डिस्टेंस हो गया कहीं का या फिर प्राइस हो गए, वो तो क्या बोलते हैं डेसिमल तक भी जा सकते हैं, राइट। तो उस केस में आप डिक्लेयर करेंगे उस कॉलम को एज डेसिमल। जैसे प्राइस अगर आप एक कॉलम डाल रहे हो कहीं पे किसी टेबल में, तो उसको आप डेसिमल की तरह डिक्लेयर करोगे, ठीक है। वेयर गैर हमने पढ़ लिया, कैर होता है, टेक्स्ट होता है, सब सेम ही होता है। वैसे टेक्स्ट इज बेसिकली यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे फेसबुक में अगर किसी को कमेंट स्टोर करने हैं तो कमेंट्स के लिए वो टेक्स्ट यूज करेगा, राइट। डेट एंड टाइम हमने देख लिया, तो आप डेट भी स्टोर कर सकते हैं, आप टाइम भी स्टोर कर सकते हैं, आप डेट टाइम दोनों साथ में भी स्टोर कर सकते हैं, सबके फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं। बुलियन, ट्रू और फॉल्स हमने डिस्कस कर लिया, आगे हम इसको और थोड़ा इन डेप्थ में भी डिस्कस करेंगे जब हम एक्चुअली कुछ डेटा पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। सो लेट्स कमिंग बैक टू जॉन, लेट्स कंसिडर क्रिएटिंग अ टेबल कॉल्ड कस्टमर, जो हमने ऑलरेडी कर दिया। नाउ ही वांट्स द कस्टमर आईडी टू बी यूनिक फॉर ईच कस्टमर एंड नॉट बी ब्लैंक। तो वो हमने ऑलरेडी कर दिया, क्या किया हमने, कस्टमर आईडी पे इंटीजर पे एक प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट लगा दिया, तो अब वो यूनिक भी है और वो ब्लैंक भी नहीं हो सकती, जो कि उसकी प्रॉपर्टी है बेसिकली। ये हमने देख लिया था कि माई कॉमर्स डीबी यूज कर रहा है, और देन ही इज बेसिकली क्रिएटिंग द कस्टमर टेबल, जो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with not null constraint. So we also have to make sure that the phone number of the customers has to be compulsorily fed into the database and it cannot be left blank or null. कैसे करेंगे हम, तो बेसिकली नॉट नल इज अनदर टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, जो कि ये मेक श्योर करता है कि आपकी जो एंट्री है उसमें फोन नंबर नल ना हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। लेट सपोज मैं अभी इस टेबल को वापस ड्रॉप कर देता हूँ टू डेमोन्स्ट्रेट। अब हमें ये टेबल क्रिएट करनी है, बट हमें ये भी मेक श्योर करना है कि हमारा फोन नंबर है वो नॉट नल, मतलब इट शुड नॉट टेक ब्लैंक वैल्यूज। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ फोन नंबर के आगे नॉट नल लिख दूंगा। तो अब क्या होगा, अगर मैं ये टेबल वापस डिफाइन करूं, तो ये मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे ये इंसर्ट करूं वैल्यू, तो ये इंसर्ट तो हो रही है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे एक चीज डाल दूं, लेट सपोज मैं यहाँ पे फोन नंबर नहीं डालना चाहता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये सारे कॉलम्स मेंशन कर देता हूँ, और एड्रेस। फोन नंबर को मैं लेट से ले ही नहीं रहा कंसिडरेशन में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बाकी चीजें ही डालने की कोशिश कर रहा हूँ इस पॉइंट पे। कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सीधा एड्रेस, ठीक है। फोन नंबर इज एक्सक्लूडेड इन दिस एंट्री। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, सॉरी ये यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ और इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये मुझे एक एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? फील्ड फोन डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, प्लस हमने ये कंस्ट्रेंट सेट कर रखा है कि ये ब्लैंक नहीं हो सकता, राइट। तो इसके लिए ऐसी एंट्रीज नहीं आएंगी। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें चाहिए उन्हीं कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन जिनको हम कॉन्टैक्ट कर सकें। अगर ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है तो हम इस कॉलम को नॉट नल डिक्लेयर कर देंगे, राइट। सो हमें उन्हीं कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो। कूल है, आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली इसने भी वही किया, यहाँ पे फोन नंबर डिक्लेयर किया और लास्ट में नॉट नल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो अगर आप अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक करें, राइट, तो आप रिजल्ट पेन में एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे कस्टमर आईडी, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया है, तो यहाँ पे की में आ गया है वहां पे प्राय लिखा हुआ, विच इज शॉर्ट ऑफ प्राइमरी की। नल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि प्राइमरी की प्रॉपर्टी ही वही है कि वो नल नहीं हो सकती और वो यूनिक ही रहेगी, राइट। फिर यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट नेम वो नल हो सकता है क्योंकि हमने उसको सेट नहीं किया, लास्ट नेम भी नल हो सकता है। फोन नंबर नल नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया था नॉट नल, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सिमिलरली एड्रेस भी नल हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एड्रेस निकाल दूं, लेट सपोज, ठीक है, और यहाँ पे मैं फोन नंबर डाल दूं और यहाँ से मैं इसको फोन लिख देता हूँ, ठीक है, तो क्या ये चीज चलेगी? डेफिनेटली चलेगी ये चीज। क्यों चलेगी ये चीज? क्योंकि एड्रेस पे हमने कोई कंस्ट्रेंट डाल ही नहीं रखा, तो ये एंटर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्राइमरी की चेंज करनी पड़ेगी। चलो प्राइमरी की चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम अंदर डालते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रो अंदर चली गई है। अगर मैं अब अपनी टेबल को देखूंगा तो वहां पे दो डिफरेंट टेबल्स आ जाएंगे, दो डिफरेंट वैल्यूज आ गई यहाँ पे। एक आमिर खान की विद कस्टमर आईडी 1 एंड सम फोन नंबर एंड एड्रेस ऑलरेडी देयर, और एक में एड्रेस नल आ गया, फिर भी वो एंट्री आ गई क्योंकि एड्रेस पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Each time you insert data into the customer table, you have to make sure that the newly assigned customer ID does not already exist. It is a tedious task if done manually. सही बात है, हमें अभी अभी अपना कस्टमर आईडी चेंज करना पड़ा, नहीं तो हम ये एंट्री मार ही नहीं पा रहे थे, राइट। तो एवरी टाइम वी आर ट्राइंग टू एंटर अ न्यू कस्टमर इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे हम हमेशा एक नई रैंडमली जनरेटेड कस्टमर आईडी थोड़ी रखते रहेंगे, राइट। तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर हमें पता है कि एक नया कस्टमर है तो उसकी आईडी अपने आप जनरेट हो जाए, राइट। So to generate customer ID automatically, we have another constraint, or we can also say it's a feature basically, that is known as auto increment. वो हम कहाँ डिक्लेयर करेंगे? वो हम यहाँ प्राइमरी की के पास डिक्लेयर करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, जो कि सजेस्ट भी कर रहा है, लिख दूं तो क्या होगा? प्राइमरी की हमें बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो करके देखते हैं। मैं वापस ये टेबल ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मैं ये टेबल वापस क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मैं ये एंट्री अभी डाल तो रहा हूँ। मैं अगर ये एंट्री में से कस्टमर आईडी हटा दूँ, ठीक है, कस्टमर आईडी हटा देते हैं, तो अब क्या होगा? कस्टमर आईडी मेरे को कोई एरर नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि कस्टमर आईडी मुझे फीडिंग करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो इंक्रीमेंट हो रही होगी, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, अभी हमारी टेबल में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। पहले हम अपनी टेबल एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो अभी हमारी टेबल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं ये एंट्री डाल देता हूँ इसके अंदर, तो ये एंट्री नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि इट डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, तो हमें पहले एक वैल्यू देनी पड़ेगी इसको बेसिकली। तो लेट सपोज मैं इसको पहले एक वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कस्टमर आईडी डाल देता हूँ फॉर द फर्स्ट एंट्री। अब मैं इसको एंट्री करता हूँ इसकी, एंड देन लेट मी चेक ये अभी क्या बोल रहा है। अच्छा, तो इसके अंदर ऑलरेडी एक एंट्री अवेलेबल है विच इज 1 2। सो बेसिकली हमने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट डाल दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार इस टेबल को डिलीट करते हैं। ये मैंने इसको बेसिकली इसको पे सिलेक्ट करेंगे, हम इसको डिलीट कर देते हैं, तो ये हमारी टेबल डिलीट हो गई है। अब हम इसको वापस एग्जीक्यूट करते हैं, हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। अब मैंने अपने इसमें से कस्टमर आईडी हटा दी है, मैंने यहाँ से कस्टमर आईडी का कॉलम ही हटा दिया है, एंड अब मैं फिर भी ये कस्टमर आईडी इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ये इंसर्ट हो गई रो।
क्यों? क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि हमारे पास क्या आया है, तो आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी 1 अपने आप जनरेट हो गई है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फोन सब जनरेट हो गया है, राइट। अगर मैं ये एंट्री वापस मारता हूँ, सपोज दूसरी एंट्री कुछ नाम दे दूँ, यही नाम भी रख लूंगा, कुछ भी करूंगा बेसिकली, लेट सपोज मैं इसको वापस एग्जीक्यूट कर दूँ, तो अब अगर मैं देखूंगा इसमें कि हमारे पास 2 एंट्रीज आ गई है, कस्टमर आईडी हमें डालनी नहीं पड़ी, अपने आप इंक्रीमेंट हो गई है, राइट। सपोज कभी हमने कस्टमर आईडी खुद से डाल दी, जैसे यहाँ पे मैंने खुद से डाल दी और इसका मैं नाम दे देता हूँ 100, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर है, प्राइमरी की है, ये चल जाएगी, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। और अब मैं वापस एक बार देखता हूँ कि हमारे टेबल में क्या एंट्री आई है, तो आप देख सकते हैं 1 आ गया, 2 आ गया, 100 आ गया, मतलब यूजर ड्रिवन इनपुट हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट को ओवरराइट करता है। तो इस केस में मैंने यूजर ड्रिवन कर दिया है, इसके लिए ओवरराइट हो गया है। अब अगर मैं वापस एंट्री करूं कस्टमर आईडी हटा के, राइट, तो उस केस में क्या होगा, क्या हमें 3 एज अ कस्टमर आईडी मिलेगी? लेट्स चेक। तो यहाँ पे मैं इसको वापस एग्जीक्यूट करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट राइट नाउ। तो यू कैन सी 1 2, फिर हमने बीच में ओवरराइट कर दिया, तो जो नेक्स्ट एंट्री आई है वो 101 की आई है। वाई? क्योंकि वो हमेशा लेटेस्ट एंट्री जो पड़ी होगी उस कस्टमर आईडी की, उसके बेसिस पे इंक्रीमेंट करना शुरू कर देगा। अभी लेटेस्ट एंट्री हमारी क्या थी? 100, 100 के बाद क्या आता है? 101, राइट। सो इट स्टार्टेड इंक्रीमेंटिंग फ्रॉम द लेटेस्ट कस्टमर आईडी। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट ऑटो इंक्रीमेंट फीचर इज। हाउ टू डिक्लेयर, वी हैव ऑलरेडी सीन इट, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने भी इंट प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट डिक्लेयर कर दिया है। Next is he is asking for these are the customers who still have not placed any order from us and are just browsing through the products, wouldn't have given their complete address, state और city. Correct. अगर कोई भी इंसान कोई भी e-commerce ऐप पे जाता है तो वो पहले साइन अप करता है, उसमें उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो ले लेते हैं। लेट सपोज वो ब्राउज कर रहा है, उसको कोई एक चीज़ पसंद आ गई, उसने कार्ट में डाल दी। अब कार्ट में डालने के बाद अगर वो कार्ट से ट्रांजैक्ट ही ना करे तो वो कार्ट तो अबेंडन हो गई, राइट। तो हमें उसका एड्रेस नहीं मिला। पर क्या हमें ऐसे इन्फॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करना चाहिए? नहीं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को नेग्लेक्ट नहीं करने के लिए हम एड्रेस में जॉन चाहते हैं कि हम एड्रेस में जहाँ पे हमारे पास कस्टमर का एड्रेस अब तक नहीं मिला है, वहाँ पे हम डालते हैं एक डिफॉल्ट वैल्यू विच इज नो एड्रेस प्रोवाइडेड। हाउ टू डू दैट? बेसिकली एड्रेस कॉलम के आगे जब आप डेटा टाइप डिक्लेयर करोगे तो आपको कीवर्ड यूज करना है डिफॉल्ट, और उसके आगे आपको लिखना है जो भी आपको वहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये कैसे करना है। सपोज फोन के बाद मैं यहाँ पे एड्रेस नहीं डालता हूँ, बट मैं यहाँ पे जो एड्रेस है उसको डिक्लेयर कर देता हूँ डिफॉल्ट, और इसमें एक वैल्यू डाल देता हूँ जो मेरे को तब यूज करनी है जब एड्रेस नहीं दिया होगा, ठीक है। तो अब हम इस टेबल को वापस ड्रॉप कर देते हैं, फिर इस टेबल को वापस एग्जीक्यूट कर देते हैं ताकि ये टेबल क्रिएट हो जाए। अब आप देखो हम इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम और फोन डाल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इतनी चीजें डाल रहा हूँ तो भी ये हमारे काम की चीजें डल ही रही है। बेसिकली कस्टमर आईडी तो खुद से जनरेट हो रही है, फोन हम डाल रहे हैं क्योंकि वो नॉट नल हो नहीं सकता। एड्रेस में अगर हमारे पास हम एड्रेस नहीं दे रहे हैं तो अपने आप नो एड्रेस प्रोवाइडेड आ जाएगा। तो अगर मैं ये चीज एग्जीक्यूट कर दूं और अगर मैं चेक करूं अपने टेबल में क्या हुआ है, तो यू कैन सी हियर कि वी हैव वन एंट्री वेयर वी हैव नो एड्रेस प्रोवाइडेड इन द एड्रेस कॉलम। तो बेसिकली ये कंस्ट्रेंट्स क्या करते हैं, ये बेसिकली लाइफ को और थोड़ा इजी करते हैं, डेटा को और थोड़ा स्ट्रक्चर करते हैं। डेटा टाइप्स क्या करते हैं, ये किसी रॉन्ग एंट्री को प्रिवेंट होने से रोकते हैं, मतलब प्रिवेंट होने मतलब किसी डेटा टाइप्स क्या करते हैं, वो किसी रॉन्ग एंट्री को अंदर आने से रोकते हैं, राइट। तो जैसे अगर मैं फोन में जो कि हमने वेरिफाई डिक्लेयर किया था, राइट, अगर मैं कस्टमर आईडी डिक्लेयर कर दूं, ठीक है, कस्टमर आईडी अगर मैं डिक्लेयर करूं खुद से और मैं कस्टमर आईडी के अंदर सपोज कुछ अल्फाबेटिकल डाल दूं, राइट, तो क्या होगा? लेट्स चेक। ये मैंने कर दिया, इसने मुझे दे दिया एक एरर। ये एरर क्यों दे पा रहा है? क्योंकि इसका एरर है इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू, क्योंकि एक इंटीजर नहीं है और हमने डिक्लेयर कर रखा है कि कस्टमर आईडी के अंदर सिर्फ इंटीजर इंफॉर्मेशन जो कि इंटीजर फॉर्मेट में होगी सिर्फ वही जाएंगी, राइट। तो अब इस केस में क्या हुआ, ये एंट्री खारिज हो गई। आगे चलते हैं। तो इंसर्टिंग डेटा इनटू द टेबल, तो इंसर्ट कैसे करते हैं, लेट्स लर्न दैट। तो इंसर्ट का बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स इज बेसिकली यू नीड टू राइट इंसर्ट इनटू, देन आपको कौन से टेबल में इंसर्ट करना है उसका नाम, तो हमें जैसे समझो कि कस्टमर में इंसर्ट करना था इससे हमने कस्टमर लिखा, ठीक है।
देन यू नीड टू डिक्लेयर द कॉलम्स इन विच यू वांट टू इंसर्ट। उसी ऑर्डर में डिक्लेयर करोगे तो अच्छा है। जैसे कि इस केस में हमारे पास आ जाएगा कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन एंड एड्रेस। आपने डिक्लेयर कर दिया। वैल्यूज, अब आपको उसकी वैल्यूज डिक्लेयर करनी है। वैल्यूज में क्या आएगा, लेट्स सपोज 1, फिर आ जाएगा, जब भी आप कोई स्ट्रिंग लिख रहे हो तो आप उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में कवर करोगे। जैसे 1 इज एन इंटीजर वैल्यू, अगर मेरे को इंटीजर लिखना है तो मैं बिना इन्वर्टेड कॉमास के भी कर सकता हूँ, बट अगर एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो इन्वर्टेड कॉमास आएंगे। तो लेट्स सपोज जॉन, लेट्स सपोज लास्ट नेम इज पांडे, फोन नंबर को हम कुछ दे देते हैं, लेट्स सपोज समथिंग, राइट। एड्रेस में हम दे देते हैं ABC कॉलोनी, क्लोज किया, और ये हमने सर्कुलर पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये एंट्री अगर मैं करूंगा तो ये एंट्री कस्टमर टेबल में हो जाएगी। करके देख लेते हैं क्यों नहीं हो रही है। बेसिकली प्राइमरी की वजह से। इसको हम कुछ और नाम देते हैं, 500 दे देते हैं। चलो ये कस्टमर आईडी हो गई, इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब अगर आप ये चेक करोगे तो कस्टमर टेबल में अब 2 एंट्रीज है, एक आमिर खान की है और एक जॉन पांडे की है। ठीक है। एक और तरीका भी होता है इंसर्ट इनटू वैल्यूज करने का। अगर आपको कॉलम्स का ऑर्डर ऑलरेडी पता है कि भाई कस्टमर आईडी आता है, फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर फोन, फिर एड्रेस, तो आपको अगर आप सेम ऑर्डर में ही डेटा एंट्री कर रहे हो तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बट सपोज आपको सिर्फ कुछ कॉलम्स की एंट्री करनी है और कुछ कॉलम्स आपको नहीं एंट्री करनी है। जैसे सपोज जैसे आपको एड्रेस नहीं एंटर करना है लोगों का, आपके पास अभी इस पॉइंट पे ऐसा फीचर नहीं है कि आप एड्रेस कैप्चर कर पा रहे हो, तो अगर आप एड्रेस एंटर नहीं करना चाहते हो तो आपको दोनों तरफ से एड्रेस निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे एड्रेस निकाल दिया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की डिक्लेयर्ड है। मैं इसको प्राइमरी की को भी निकाल देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 501 डिक्लेयर कर दिया है, अभी एंट्री हो चुकी है। अब क्योंकि एड्रेस हमने डिक्लेयर नहीं कर रखा था तो हम एड्रेस डाले भी नहीं, और एड्रेस नहीं डाले तो अपने आप नो एड्रेस प्रोवाइडेड आ गया है। ठीक है। अनदर ऑल्सो देयर इज वन मोर वे ऑफ डूइंग इट। बेसिकली अगर आपको मल्टीपल एंट्रीज एक साथ करनी है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉमा डालेंगे। यहाँ से आप इस चीज को, लेट से आपके पास जितनी भी एंट्रीज हो, ठीक है, इन सबके नाम चेंज कर देते हैं। शाहरुख खान लिख देता हूँ मैं, कैपिटल कर देता हूँ, नहीं तो शाहरुख के फैंस नाराज हो जाएंगे। सलमान खान, ठीक है। इन सबके फ़ोन नंबर्स भी चेंज कर देते हैं। ठीक है। और ये जो एंट्री मार रखी है हमने कस्टमर की, तो वो मैं कस्टमर आईडी हटा देता हूँ। ठीक है। और यहाँ से भी कस्टमर आईडी हटा देता हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑटो इंक्रीमेंट फीचर एक्टिवेट कर रखा है। अब यहाँ पे हमें ये 3 एंट्रीज एक साथ ही करनी है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सारे वैल्यूज के एंट्रीज को कॉमा से सेपरेट करते हुए साथ में लिख के एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये देखो ये सारे एग्जीक्यूट हो गए हैं। तो इफ आई नाउ डू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो आप देख सकते हैं वो तीनों एंट्रीज एक साथ आ गई है और सब 500 के बाद स्टार्ट हुआ है। 501, 502, 503, 504 टाइप्स, राइट। और ये तीनों एंट्रीज यहाँ पे आ चुकी है क्योंकि हमने एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया था, नो एड्रेस प्रोवाइडेड भी आ गया है। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली इंसर्ट डेटा इनटू द डेटाबेस और इनटू द टेबल्स। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम एक रेडीमेड डेटाबेस हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फीड इन कर देंगे, जो कि माई ई कॉमर्स नहीं होगा, ई कॉमर्स का पूरा डेटाबेस होगा। उसमें सारे टाइप के डेटा होंगे, जैसे कस्टमर, ऑर्डर, ये वो, फलाना ढिमकाना, सब कुछ। एंड हम उसके ऊपर सीखेंगे कि कैसे डेटा को फेच करते हैं। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम ई कॉमर्स के डेटाबेस को एक्सप्लोर करेंगे और डेटा फेच करना सीखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।